Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study class 6th NCERT chapter 2 of history, that is from hunting, gathering to growing food. I hope आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 1 का, तो आपको समझ आ गया होगा। और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लेकिन बच्चों आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 2 आपको चैप्टर 2 समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ पहले चैप्टर 1 देखिए, उसको पढ़िए अच्छे से एंड देन जंप टू योर चैप्टर 2। एंड चैप्टर 2 द टाइटल इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। itself is saying itself is talking about evolution। मतलब मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि हिस्ट्री बात सिर्फ खाली एवोल्यूशन की करती है। हम यहाँ पे पास्ट की स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है लोगों के बीच में। तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब कि हंटिंग से लोग कैसे हंटर से कैसे गैदरर बने और गैदरर से लोगों ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जंप किया या कैसे अपने आप से वो खाना बनाने लगे। तो यहाँ पे एक बच्चा है तुषार जो ट्रेन की जर्नी कर रहा है और बैठे बैठे वो देखता है या उसके 150 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे एक बच्चा है तुषार नाम का जो दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है अपनी कज़न की वेडिंग के लिए, ठीक है। तो उनके अंकल हैं, वो उनसे कुछ बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। तो उन्होंने बोला कि क्या 150 साल पहले भी ट्रेन्स थी। तो उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आए कि पहले कैसे लोग ट्रैवल करते थे और पहले लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्या पहले भी ट्रेन्स थी या बसेस थी, क्या पहले भी ऐसे ही कुछ ट्रांसपोर्ट्स का थे। तो आज हम स्टूडेंट्स इसी के बारे में जानेंगे आगे क्या होता है, कैसे लोग ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे एवोल्यूशन हुआ। तो ये स्टोरी है 2 मिलियन ईयर्स अगो की। 2 मिलियन ईयर्स अगो लोगों को हंटर गैदरर कहा गया। जो हमें मिले लोग वो हंटर गैदरर थे। तो ये हंटर गैदरर वर्ड जनरली कहाँ से आया, मतलब कि वो एनिमल्स को हंट करते थे, फिश बर्ड्स को खाते थे, फ्रूट्स को गैदर करते थे, रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉकेट्स, और उनको गैदर करके खाते थे। तो मतलब दे हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश बर्ड्स एंड गैदरिंग द फूड्स। फ्रॉम देयर वी नो द वर्ड हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और ऐसा क्यों करते थे, तो यहाँ पे 4 तरीके के रीज़न बताए गए। पहला रीज़न ये है कि अगर वो एक जगह रहेंगे बच्चों, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources। मतलब कि अगर वो एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो वहाँ की रिसोर्सेज, वहाँ के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। वो धीरे धीरे सारे प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेंगे। तो इसलिए दूसरे फूड के सर्च के लिए उन्हें कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ता था, कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves। तो सेकेंडरी वो मूव करते थे एनिमल्स के पीछे। जैसे एनिमल्स मूव कर रहे हैं कुछ अपने स्मॉलर प्रेज के लिए या ग्रासेस के लिए, अपनी ग्रेजिंग्स के लिए, लीव्स के लिए, तो उन्हीं के पीछे पीछे ह्यूमन बींग्स को भी मूव करना पड़ता था। उनको भी ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स के पीछे पीछे जाना पड़ता था, उनको फॉलो करते थे और उनको हंट करके खाते थे, मतलब उनको मार के खाते थे। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज bears fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। तो थर्ड ये रीज़न था कि सीज़न टू सीज़न प्लांट्स और ट्रीज़ में फ्रूट्स आते थे, ठीक है बच्चों। तो हर सीज़न वाइज लोगों को फ्रूट्स के लिए प्लांट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के सर्च के में मूव करना पड़ता था। फोर्थ रीज़न ये था कि पीपल प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। मतलब लोगों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को, मतलब सर्वाइव करने के लिए, लाइफ जीने के लिए वाटर की ज़रूरत थी। और वाटर कहाँ मिलेगा बच्चों, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में।
तो ये ऐसी लेक, ऐसी रिवर के पास रहते थे जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रिवर वाटर हो। तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, others are seasonal. The people living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. तो बहुत से ऐसे लेक्स और रिवर्स थी जो सीजनली ड्राई हो जाती थी, या ड्राई सीजन्स में जैसे लाइक विंटर और समर्स में वहाँ पे पानी की कमी हो जाती थी, तो वो वाटर की तलाश में इधर से उधर जाते थे। बच्चों, आपको ये चारों रीज़न समझ में आ गए होंगे कि लोग क्यों माइग्रेट करते थे, कैसे मूवमेंट होता था। अब हम ये जानेंगे कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि, या मैंने बताया था उस चैप्टर में कि आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनसे हमें पता चलता है इन लोगों के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, जैसे कि हंटर गैदरर्स थे, तो ये अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइवल के लिए इन्होंने कुछ टूल्स का यूज़ किया होगा ना। अब ये हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो हंट करने के लिए एनिमल्स को या कुछ फूड को गैदर करने के लिए किसी न किसी टूल का ये यूज़ करते होंगे। तो हमें इन टूल्स, हमें एविडेंस में ये टूल्स मिले। तो बच्चे स्टोन टूल्स भी यूज़ करते थे, वुड टूल्स भी यूज़ करते थे और बोन टूल्स भी यूज़ करते थे, लेकिन हमें एविडेंस ज़्यादातर स्टोन टूल्स के ही मिले, क्योंकि स्टोन टूल्स जो होते हैं, मतलब ये हार्ड सरफेस है तो ये ख़राब जल्दी नहीं होते हैं, और ये काफ़ी सालों साल तक अर्थ के नीचे या अर्थ सरफेस पे बरीड थे और हमें मिले। ठीक है, या कुछ अर्थ के सरफेस पे मिले, कुछ अर्थ के नीचे जो बरीड थे वहाँ से हमें एक्सकैवेट होके मिले। तो इसलिए इस एज को हमने स्टोन एज भी कहा। और जो वुड और बोन्स थे, तो ये इन कुछ वुड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, बोन्स ख़राब भी हो जाती, धीरे धीरे सॉइल में मिक्स हो जाती, तो इसलिए हमें ज़्यादातर स्टोन टूल्स के बारे में पता चला और हमने इस एज को स्टोन एज के नाम से कंसिडर कर दिया। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो यहाँ पे जो स्टोन टूल्स थे, हम इनको तरह तरह के कामों में यूज़ करते थे। हम कट करने के काम में यूज़ करते थे, मतलब मीट और बोन्स हैं उनको कट करने में यूज़ करते थे। जो ट्रीज़ की बार्क होती है, मतलब छाल, उसको स्क्रैप करने में हम यूज़ करते थे। एनिमल की स्किन को हाइड करने में यूज़ करते थे। फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने में यूज़ करते थे। ठीक है, एज अ नाइफ़ यूज़ करते थे। और कुछ ऐसे हैंडल्स या वुड के बोन्स में अटैच करके हम इनको यूज़ करते थे, या एरोज़ की तरह यूज़ करते थे, मतलब हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और यहाँ पे हमने कुछ इमेज देखी, फ़ोटो देखी है, एनसीईआरटी बुक में देखी, 2 तरह की फ़ोटो बनी है। ये स्टोन टूल है। एक फ़ोटो में हम देख रहे हैं कि एक प्लांट है, उसमें हम डिगिंग करके एडिबल रूट को निकाल रहे हैं। तो ये स्टोन टूल का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? डिगिंग करने में यूज़ कर रहे हैं, कि एक एडिबल रूट को निकालने में हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी फ़ोटो यहाँ पे ये दिखा रही है कि हम क्लोथ्स की स्टिचिंग करने में टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, कि एनिमल्स की स्किन से हम क्लोथ बना रहे हैं, और इन क्लोथ्स की स्टिचिंग किससे कर रहे हैं? इन स्टोन टूल्स से कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? विद दिस अब हम आगे बढ़ते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब लोग कौन सी प्लेसेस में रहते थे, कौन सी प्लेस इन्होंने चूज़ की, तो हमने देख रहे हैं ज़्यादातर इस मैप में आप देखिए तो ज़्यादातर जितनी भी हमारी ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सब रिवर के अलोंग हैं, सारी रिवर के ही पास बनी है। तो रिवर के पास, जैसे कि ये जो रेड ट्रायंगल में दिख रही हैं, ये सारी पैलोलिथिक साइट है। पैलोलिथिक साइट को हम स्टोन एज भी कहते हैं। तो जैसे भीमबेटका जो कि नर्मदा रिवर के पास है, हुंस की कृष्णा रिवर के पास है, कर्नूल केव्स भी कृष्णा रिवर के पास है, और आगे भी ये देखिए ब्लू कलर में नियोलिथिक साइट्स हैं सारी, ग्रीन कलर में मेगालिथिक साइट्स हैं, और ये रॉम्बर शेप में ये जो अर्ली विलेजेस हैं, ये स्टार्स में जो है ये मॉडर्न सिटीज़ हैं। तो आप इन सब के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। बस इस मैप से हम इतना जान लेते हैं कि जो पहले के लोग थे उन्होंने रिवर के आसपास रहना स्टार्ट किया, ताकि उनको ईज़िली वाटर मिल सके, ईज़िली टूल्स मिल सकें, और ईज़िली वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें एक गुड क्वालिटी
फिर अब एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वॉज ईजिली अवेलेबल। तो लोगों ने ऐसी जगह ढूंढना स्टार्ट कर दी जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन उनको ईजिली मिल सके। अब बच्चों यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग्स ने मिली। तो रॉक पेंटिंग्स ने हमें क्या बताया? तो मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings shows wild animals drawn with great accuracy and skill. तो मतलब यहाँ पे एक पेंटिंग है जो रॉक पेंटिंग सच बेसिकली क्या है, जो किसी पत्थर पे या किसी रॉक पे बनाई हुई पेंटिंग। तो उन पेंटिंग से भी हमें पता चला कि वहाँ के लोग या पहले के लोग कैसे थे, वो हंटर और गैदरर थे। इस पेंटिंग में भी देखिए बनाया गया कि आगे के वाइल्ड एनिमल है और उसके ये ह्यूमन बींग और ये इसके पीछे भाग रहे हैं, इसको हंट कर रहा है। तो इस पेंटिंग से भी हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे थे, हंटर एंड गैदरर। और मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव पेंटिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट केव मिली हमें, ओल्डेस्ट केव मिली। और आगे हम बात करेंगे, आगे के चैप्टर्स में बच्चों 7th में आप पढ़ोगे इन्हीं केव पेंटिंग्स के बारे में। अभी सिर्फ इतना जानिए कि इन रॉक पेंटिंग से हमें पता चला कि लोग पहले के लोग हंटर और गैदरर्स हो सकते थे, हंटर और गैदरर्स हो सकते थे। नाउ साइट्स आर बेसिकली दोज प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। मतलब साइट्स उन जगहों को कहा गया, उन प्लेसेस को कहा गया जहाँ से हमें चीज़ें मिली, जहाँ से हमने चीज़ों को ढूंढा, उन जगहों को हमने साइट्स कहा। जैसे कि कुछ टूल्स मिले, कुछ पॉट्स मिले, कुछ बिल्डिंग्स मिले, तो जो लोग अपने पीछे छोड़ के गए तो उन जगहों को हमने साइट्स कहा। तो कुछ साइट्स में जो चीज़ें मिली, कुछ अर्थ के सरफेस से मिली, कुछ अर्थ के अंदर से हमें खुदाई से मिली, तो उन जगहों को हमने साइट्स कहा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैलोलिथिक पीरियड में आग की खोज हो चुकी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो हमने बताया था कि पैलोलिथिक पीरियड में आग की खोज हम कर चुके थे। तो आग की खोज करने वाले सबसे पहले लोग कौन से थे? कर्नूल केव्स के लोग थे, जो यहाँ पे मैंने मैप में आपको दिखा देती हूँ। ये कर्नूल केव जो कि कृष्णा रिवर के पास थी ये पैलोलिथिक साइट। तो इस साइट से हमें पता चलता है कि आग की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट दे वर नॉट फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। मतलब बच्चों कि उन्हें आग का यूज़ करना उन्हें नहीं पता था, और वो आग को किस सोर्स कैसे यूज़ करते थे, क्या सोर्स में, तो वो लाइट की तरह उसको यूज़ करते थे, मीट की तरह मीट को रोस्ट करने में यूज़ करते थे, और एनिमल को डराने में यूज़ करते थे। बाद में ये चीज़ें उन्होंने देखी कि हम आग का कैसे कैसे खोज कर सकते हैं। अब नेम एंड डेट्स। So archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They all call the earliest period that is Paleolithic. तो बच्चों हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारे इस पीरियड को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। तो पैलोलिथिक बच्चों एक ग्रीक वर्ड है जो कि पैलो और लिथोस से मिल के बना है। तो पैलो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, तो इसलिए हम इस पीरियड को स्टोन एज भी कहते हैं। और बच्चों ये पीरियड 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक है। एंड दिस पैलोलिथिक पीरियड is also divided into 3 periods, that is lower Paleolithic period, middle Paleolithic period and अपर पैलोलिथिक पीरियड। और हम ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो लॉन्ग स्पैन है इस पीरियड का वो पूरी तरीके से 99% ह्यूमन हिस्ट्री से कवर हो रखा है। अब नेक्स्ट हमारा जो पीरियड स्टार्ट होता है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस से स्टार्ट होता है। मतलब जब हमारे यहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगते हैं, तो एक नई बिगनिंग होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड और मिडल स्टोन एज। तो ये पीरियड बच्चों 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो तक ये पीरियड हमारा चला। तो हमने इस एज में देखा कि जो टाइनी टूल्स या टाइनी स्टोन टूल्स जो यूज़ हो रहे थे, हमने उन्हें क्या कहा, हम यहाँ पे देखेंगे अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जो हमारा नियोलिथिक पीरियड है वो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो
हुई थी हमारे यहाँ की अर्थ की वो चेंज हुई थी, मतलब जो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है रिलेटिवली वार्म की तरफ या वार्म कंडीशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो जब मतलब समझ लो कि बर्फ़ आइस थी और वही आइस जाके मेल्ट होने लगी धीरे धीरे, और वो क्या ग्रास लैंड्स में धीरे धीरे जाके टर्न हो चुकी थी। और फिर इन्हीं ग्रास लैंड्स में हमने देखे कई एनिमल्स बढ़े, जैसे कि डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज़ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास। तो मतलब ये एनिमल्स अपने नंबर्स में बढ़ने लगे और ग्रासेस में सर्वाइव करने लगे। तो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. And अब क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि पहले जो लोग थे वो एनिमल्स के पीछे भागते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों ने एनिमल्स की हैबिटेट को जाना, उनकी ब्रीडिंग सीज़न को जाना और उनको अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको अपने घरों में रखना स्टार्ट कर दिया और उनको फिर उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगे या उनको मार के खाने लगे अपने घरों में ही। तो यहाँ से हमने देखा बच्चों कि जो पहले के लोग क्या होने लगे, हर्डिंग और रियरिंग की शुरुआत होने लगी, और उस टाइम फ़िशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि पहले हंटर गैदरर थे, फिर उसके बाद हमने देखा हर्डिंग्स और रियरिंग हुई लोगों के बीच, लोग हर्डर और रियरर्स बने। अब हमने देखा कि लोग फार्मर्स बन रहे हैं, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम ग्रेन्स को ग्रो करें, कैसे हम क्रॉप्स को ग्रो करें। तो उन्होंने देखा कि कुछ नेचुरली अकर हो रही थी कुछ क्रॉप्स, जैसे कि वीट, बार्ले और राइस। तो उन्होंने जब इसे खाया तो उनको टेस्टी लगा, उनको ये टेस्ट अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने सीखा कि ये कैसे ग्रो हो रहे हैं और इनका क्या सीज़न है, कैसे ये ग्रो करेंगे, किस सीज़न में ये ग्रो करेंगे। तो लोगों ने धीरे धीरे सीखा और अब उनको ये भी पता चल गया कि कैसे हम इनकी खेती करेंगे। तो लोग बच्चे नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ मूव कर रहे थे। तो अब लोग प्लांट्स, ग्रेन्स, क्रॉप्स को भी खा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन की। तो हमने देखा कि पहले हर्डर्स, रेयरर्स हुए, फिर लोग फार्मर्स बने। अब क्या हुआ, लोगों ने एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अट्रैक्ट कैसे करते थे, उनको कुछ खाना देके। तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर शेल्टर्स। ठीक है, तो उनके शेल्टर के पास कुछ खाना छोड़ने लगे और उन एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। और एनिमल्स को अट्रैक्ट क्यों करते थे, मतलब क्योंकि उन्हें पालना था, उनको डोमेस्टिकेट बनाना था, डोमेस्टिकेट करना था। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो मतलब पहला जो एनिमल जो टेम्ड हुआ वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। ठीक है बच्चों, तो अब हमने देखा कि लोग धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन की तरफ मूव कर रहे थे और डॉग्स के साथ साथ लोगों ने शीप्स को, गोट को, कैटल को भी अपने घरों में पालना स्टार्ट कर दिया और उनको बाहरी प्रेडेटर्स या बाहरी जो वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने लगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा दे बिकम हर्डर्स। अब वो क्या बनने लगे, हर्डर्स भी होने लगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन में हम देखेंगे बच्चों कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि लोग कैसे एनिमल और प्लांट को सेलेक्ट करते थे। तो वो लोग उन्हीं प्लांट और एनिमल को सेलेक्ट करते थे जो डिजीज़ फ्री हों। ठीक है बच्चों, तो दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. तो बच्चों उन्होंने उन प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया जिनमें कोई डिजीज़ नहीं थी। डिजीज़ फ्री एनिमल और प्लांट को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और साथ साथ उन्होंने उन प्लांट को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, उन सीड्स को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया जिनकी ग्रेन्स की साइज़ बड़ी हो यील्डिंग में और जिनकी स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग हो और जिनके पास कैपेबिलिटी हो कि वो राइपन ग्रेन को बेयर कर सके, उनके वेट को बेयर कर सके। ठीक है बच्चों, एंड सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड and sown to ensure that new plants and seeds will have the same quality.
फिर इन सीड्स को भी प्रिजर्व करने लगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो सोन करे तो उनको वैसी ही क्वालिटी की या सेम क्वालिटी की ही ग्रेन्स उन्हें मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन कब स्टार्ट हुई। तो डोमेस्टिकेशन बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि अर्लीस्ट प्लांट जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो कौन सा था, वीट और बार्ले। और द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन कौन से थे, शीप एंड गोट। सॉरी स्टूडेंट्स, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी डोमेस्टिकेशन तक समझ में आ गया होगा। सो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो, that is part 2. So for the next notification or for the notification of part 2, please press bell icon and subscribe my channel. Thank you students, take care, bye bye.